हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांश गुप्ता है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर लाइफ। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। अगर आपको सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानना है तो बेसिकली आपको सेल के बारे में पहले जानना पड़ेगा। और अगर आपको सेल के बारे में जानना है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है सेल के लिए, जो कि आपको वीडियो के लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में कौन कौन सी बारे में बात करेंगे। पहला बात करें जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स का जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट। तो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका फंक्शन पढ़ेंगे, उसकी डिस्कवरी किसने की, और उसके अंदर मतलब इस वीडियो के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल, सेंट्रियोल, क्लोरोप्लास्ट, और एट लास्ट जब हम लोग सारे ऑर्गेनेल्स को पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। कुछ में कुछ प्रेजेंट होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। तो चलिए वीडियो को हम सब जानते हैं कि सेल जो होता है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अब सेल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे होता है, उसके ऑर्गेनेल्स की वजह से, क्योंकि जो सेल में जितने ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं बॉडी को वर्क करने के लिए। तो पहला ऑर्गेनेल्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी थी वो कोलिकर ने की थी, लेकिन जो उसका डिस्कवरी का एक्चुअल क्रेडिट है वो फ्लेमिंग हो जाता है। वैसा क्यों? क्योंकि बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर तो कर दिया था कोलिकर ने, लेकिन उसको पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए थे। तो जो स्ट्रेटेड मसल फाइबर होते हैं इंसेक्ट के, उसमें फ्लेमिंग ने उसको देखा था और पूरी तरीके से डिफाइन किया था, इसलिए उनको एक्चुअल क्रेडिट जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है उसको सी बेंडर ने दिया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के, और एक्सेप्शन भी कुछ होता है जिसमें कि वो रेटिना और आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी को जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए नॉर्मल पावर हाउस का, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तभी तो हर घर में जाती है। तो बस वही सेम काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। जो एनर्जी का सिंथेसिस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और एनर्जी के सिंथेसिस के बाद पूरे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड भी वही कराता है। तो एक जैसे कि मतलब कि एक ऐसा जनरेटर जो पूरे बॉडी के हर ऑर्गन को एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए उसको वो पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन भी कहते हैं। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, वो किसी दूसरे ऑर्गन पे या किसी दूसरे चीज पे डिपेंड नहीं होता। और अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को किसी सेल से आइसोलेट कर देंगे तो वो सेल रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन कर ही नहीं पाएगा। इसी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन कहते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की, क्योंकि देखिए हर सेल ऑर्गेनेल का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, इसी वजह से तो वो जरूरी होता है। पहला फंक्शन होता है जनरेशन ऑफ एटीपी, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एटीपी का जनरेशन करता है इन द फॉर्म मतलब एनर्जी का जनरेशन करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी होती है जो एनर्जी की यूनिट होती है। दूसरा होता है प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी बेसिकली होती क्या है? किसी भी डिजीज से फाइट करने की जो बॉडी की क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वही उस मतलब कि उस पर्टिकुलर पर्सन या इंडिविजुअल की इम्यूनिटी होती है। तो जो इम्यूनिटी को बिल्ड करने में या बनाने में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। उसके बाद एपोप्टोसिस। सपोज करिए कि कंटिन्यूअस सेल फॉर्मेशन होता रहे बिना सेल डेथ के, वैसे तो एपोप्टोसिस को प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं, लेकिन अगर आप सोचिए कि किसी भी ऑर्गन या किसी भी टिश्यू में कंटिन्यूअस सेल का फॉर्मेशन होता रहे, तो ऐसा होता है ना कि जब कंटिन्यूअस सेल का फॉर्मेशन होता है तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो इसीलिए किसी भी सेल में अगर जनरेशन जरूरी है तो उसका मरना भी जरूरी है। तो उसी प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहते हैं कि प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब कि किसी रीजन की वजह से किसी सेल का मरना। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एपोप्टोसिस में भी मदद करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है F1 पार्टिकल। ये जो आप क्रिस्टी देख रहे हैं इसी पे ये जो छोटा छोटा पॉइंट है ये F1 पार्टिकल है। तो जो F1 पार्टिकल होता है वो NADH और FADH को पास कराता है, मतलब जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से पास कराता है ताकि वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कर सके। आप जानते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कितना जरूरी होता है। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब जिससे कि जो F1 पार्टिकल होता है ना, वहाँ पे वो एंजाइम कह लीजिए या कोई भी कंपोनेंट कह लीजिए जो होता है साइटोक्रोम C, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी हेल्प करता है। अब चलिए बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की। बेसिकली देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो दो मेम्ब्रेन से बना होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना वो स्मूथ होता है, जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डेड होता है। मतलब जैसे देखिए ऐसे दिख नहीं रहा है, और जो जैसे आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है इनर फोल्डेड, तो आउटर मेम्ब्रेन में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है ना वो मैट्रिक्स से भरा होता है। मैट्रिक्स एक तरीके का फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें होता है आपका 70S राइबोसोम,
माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए। अब आप जानते हैं कि आरएनए जो होता है वो 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में तीनों तरीके का आरएनए प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद देखिए, ये आपका हो गया आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन पे ये जो ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ये आपका हो गया क्रिस्टी, और इसी क्रिस्टी पे आपका क्या प्रेजेंट है, F1 पार्टिकल। ठीक, और अब आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो F1 पार्टिकल होता है वो NADH और FADH को पास कराता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस। बेसिकली जो न्यूक्लियस थी उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और अगर हम लोग बात करें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट कहाँ होता है, तो वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में। ठीक, और उसके बाद जो बेसिकली न्यूक्लियस होता क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस जो जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि बहुत से डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं पेरेंट्स के, बहुत से डिफरेंट डिजीज होता है, तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक मटेरियल। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको पेरेंट्स से न्यू, मतलब जो न्यू जनरेशन होता है, जैसे कि जब रिप्रोडक्शन होता है या न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होता है, तो जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के जितने भी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको न्यू जनरेशन में पहुंचाने का काम आपका न्यूक्लियस करता है। लेकिन मैमेलियन न्यूक्लियाई जो होता है उसमें मैमेलियन आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो होते हैं मैमेलियन, उसमें न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट नहीं होता है। और न्यूक्लियस को जो होता है वो ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए जितने भी, जैसे भी सेल के जितने भी फंक्शन होते हैं ना, वो पहले तो ये न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के एकदम सेंटर में होता है। ठीक, तो जो सेंटर में होने के बावजूद जो सेल के जितने भी फंक्शन होते हैं वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। जैसे कि जो भी माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हुआ, राइबोसोम का हुआ, लाइसोसोम का, वो सारे फंक्शन को जो परफॉर्म करने का कंट्रोल होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। और उसके बाद अगर न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करें तो पहला होता है कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पेरेंट से डॉटर में या पेरेंट से न्यू जनरेशन में कैरी करता है, तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो कंटेन किया रहता है न्यूक्लियस। वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए भी हो सकता है, डीएनए के फॉर्म में भी हो सकता है, आरएनए के फॉर्म में, लेकिन एक ही फॉर्म में होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। और दूसरा सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सम प्रोटीन। बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है उसका अनदर फंक्शन होता है कि वो न्यूक्लियस का वो डीएनए का सिंथेसिस करता है, और कुछ प्रोटीन्स भी ऐसे होते हैं जिसका सिंथेसिस मतलब सेपरेशन। जैसे कि सेल डिवीजन होता है, तो एक सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं, तो वही जो दो डॉटर सेल हुए वो एक सेल से सिंथेसाइज हुए। तो यहीं पे वो डीएनए का जो फॉर्मेशन, एक तरफ से आप सिंथेसाइज को या सिंथेसाइजिंग को फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो डीएनए का फॉर्मेशन और कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन आपका कौन करता है, न्यूक्लियस। तीसरा है साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। जो न्यूक्लियोलस होता है वो राइबोसोम होता है उसके प्रोडक्शन का साइट होता है, तो ये भी एक आपका न्यूक्लियस का फंक्शन हो गया। और एट लास्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेगुलेटरी पार्टिकल एंड एनर्जी मॉलिक्यूल। बेसिकली जो एनर्जी मॉलिक्यूल और रेगुलेटरी पार्टिकल जो पास होना होता है वो जो ये न्यूक्लियर पोर आप देख रहे हैं इसी के थ्रू न्यूक्लियस से आउटर इन होता है। अब अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में, तो देखिए एक नॉर्मल से एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो सेंटर में आपके प्रेजेंट होता है सेल के। तो पहला आपका पार्ट होता है न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप का काम क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, जो बाहर से कोई भी, जैसे कि मतलब कि अगर कोई आप सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। तो एज सेम जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसका भी वही काम होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियर पोर, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल और सॉल्वेंट होते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेगुलेटरी पार्टिकल होते हैं, उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका न्यूक्लियर पोर की वजह से होता है। और उसके बाद जो क्रोमैटिन बेसिकली सेल डिवीजन में काम होता है, इसका ज्यादा कुछ फंक्शन होता नहीं है, आगे चल के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है, जो कि किसी भी इंडिविजुअल को ये डिटरमाइन करता है कि वो मेल है कि फीमेल है। जैसे कि अगर हम लोग ज्यादा डीप में पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में, तो जो XY क्रोमोसोम होते हैं वो मेल को डिटरमाइन करते हैं, XX फीमेल को। तो वही क्रोमैटिन आगे चल के सेल डिवीजन में क्रोमोसोम में चेंज होता है तब बताता है। उसके बाद न्यूक्लियर प्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल होते हैं, जैसे कि ये न्यूक्लियर पोर है, उसके जस्ट अंदर आप जब आप जाएंगे तो न्यूक्लियर प्लाज्म होता है। और ये जो न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन थ्रेड्स है, ये सब आपके किसमें प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियर प्लाज्म में। और उसके बाद आपका लास्ट न्यूक्लियोलस, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है ना वो आपका न्यूक्लियोलस में होता है। बेसिकली न्यूक्लियस में कहा जाता है लेकिन पर्टिकुलरली प्रेजेंट आपका होता है न्यूक्लियोलस में। तो चलिए, ये तो आपका हो गया न्यूक्लियस के बारे में। तो चलिए अब दूसरे ऑर्गेनेल, जो आपका अगला सेल ऑर्गेनेल है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम की डिस्कवरी हुई थी 1955 में, और लाइसोसोम का डिस्कवर किया था डी डुवे ने। उनका पूरा नाम है क्रिश्चियन डी डुवे। और जो लाइसोसोम आपका होता है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है।
उसके बाद जो आपका लाइसोसोम होता है, जिससे कि हम लोग फूड को इंटेक करते हैं, तो फूड को इंटेक करने का मेन एम होता है कि एनर्जी को पाना। तो एनर्जी हम लोग को किससे मिलता है? बायोमॉलिक्यूल से मिलता है। तो जो आपका लाइसोसोम होता है वो बायोमॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है। जैसे बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सबको ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी बनाता है। बनाता नहीं है, लेकिन इस सबको ब्रेक डाउन करने में वो हेल्प करता है। उसके बाद दे कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम दैट डाइजेस्ट एक्सेस फूड पार्टिकल एंगल्फ वेरिसेस। बेसिकली जो आपका लाइसोसोम होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम को कंसिस्ट किया रहता है, मतलब कि उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं जो एक्सेस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है, और जो हम लोग इनगल्फ किए रहते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, वो सबको भी वो इंजेस्ट कर, मतलब कि डाइजेस्ट कर जाता है। और उसके बाद द लाइसोसोम रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम व्हिच डाइजेस्ट ऑल द सेल, सो दिस लीड्स टू डेथ ऑफ द सेल, सो इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। बेसिकली जो लाइसोसोम होता है वो एक एंजाइम लिया रहता है, एक नहीं बहुत से ऐसे एंजाइम लिया रहता है जो कुछ कंडीशंस में रिलीज होने के बाद जो सेल को पूरा डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो जब सेल को डाइजेस्ट कर जाएंगे, सेल के अंदर जितने भी पार्ट हैं, तो वो सेल डाई कर जाएगा। तो इसी वजह से लाइसोसोम को आप सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब आपका हो गया राइबोसोम, लाइसोसोम तो हो गया। अब आपकी बात करते हैं राइबोसोम की। तो जो राइबोसोम की डिस्कवरी हुई थी वो 1955 में हुई थी। अब उसकी डिस्कवरी की किसने थी? जॉर्ज ई पलाडे ने। और मतलब राइसोसोम जो होता है, राइबोसोम, उसका अनदर नाम होता है पलाडे ग्रेन्यूल्स। इसका दो रीजन है। पहला रीजन की है, इसको जो खोज किया था वो पलाडे ने किया था, ई पलाडे। और दूसरी बात, जो ये मतलब कि जो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है, तो इसी वजह से इसको पलाडे ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है, these are macromolecular machine which perform protein synthesis। बेसिकली जो राइबोसोम होता है उसका मेन फंक्शन आपका होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, और आल्सो हेल्प इन ट्रांसलेशन। मतलब कि जो आपका राइबोसोम होगा वो ट्रांसलेशन में भी हेल्प करता है। ट्रांसलेशन होता क्या है? जब आपका आरएनए प्रोटीन के, मतलब जैसे जो आरएनए होगा वो प्रोटीन में चेंज हो जाएगा, तो आपका यही प्रोसेस हो जाएगा ट्रांसलेशन, और यही ट्रांसलेशन में आपका हेल्प करता है राइबोसोम। और उसके बाद प्रोकैरियोट्स, जो मतलब जो आपका राइबोसोम होता है वो आपका एमआरएनए से बनाता है। बेसिकली जो आरएनए, जो राइबोसोमल आरएनए होता है, बेसिकली जो आपका राइबोसोम होता है उसी से बना होता है। पांचवा पॉइंट, प्रोकैरियोट्स हैव 70 राइबोसोम। राइबोसोम कई टाइप के होते हैं ना, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब 70s में कोई भी राइबोसोम होगा उसकी दो सब यूनिट होंगी, लार्ज और स्मॉल। तो जो 70s राइबोसोम है उसकी लार्ज सब यूनिट 50s की होती है और स्मॉल सब यूनिट 30s की होती है। और अगर वही बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब 80s राइबोसोम में आपका जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 60s लार्ज यूनिट होती है, और जो स्मॉलर होती है वो 40s होती है। अगला सेल ऑर्गेनेल्स है आपका गोल्गी बॉडीज। बेसिकली अब जो सेल ऑर्गेनेल्स है आपके, उनके ज्यादा फंक्शन तो होते नहीं है, लेकिन किसी भी एक प्रॉपर सेल को कंप्लीट करने के लिए सारे सेल ऑर्गेनेल्स जरूरी होते हैं। तो जो आपका गोल्गी बॉडीज है उसको हम लोग गोल्गी एपरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और जो आपका गोल्गी बॉडीज है वो मोस्ट यूकैरियोट्स में पाया जाता है, मतलब फाउंड, यहाँ पे लिखा है ना, फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोट्स। तो जो आपका गोल्गी बॉडीज है वो यूकैरियोट्स में पाया जाता है। और उसके बाद गोल्गी बॉडीज का मेन फंक्शन होता है जो प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका पैकिंग करना, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह के आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सके। अब जैसे सोचिए कि अगर आपको कोई सामान यहाँ से वहां लेके जाना है, तो अगर आप उसको प्रॉपरली एक प्रॉपर जगह पर पैक कर देंगे या एक प्रॉपर पैकेट में रख लेंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इजी होगा। तो वही बस आपका गोल्गी बॉडीज का काम होता है कि अगर प्रोटीन या लिपिड को कहीं ट्रांसपोर्ट करना है तो उसकी पैकेजिंग कर देगा, ताकि उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना ईजी हो जाएगा। अब उसके बाद आपका वैक्यूल्स आपका बेसिकली प्रेजेंट प्लांट सेल में होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। और वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली वैक्यूल्स का फंक्शन होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको कंटेन किया जाता है। और दूसरा उसका फंक्शन होता है जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में जो वाटर है ना उसको भी वैक्यूल्स आपका कंटेन किया जाता है। वैक्यूल्स के बाद आपका सेंट्रियोल का अगर हम लोग बात करें तो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल्स, मतलब सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और जो किससे बना होता है? प्रोटीन कौन सी? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। अब उसके बाद फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स में ये फाउंड मतलब पाया जाता है। और
जैसे कि हमने मोस्ट ऑफ द बोला तो कुछ में नहीं पाया, जैसे कि एंजियोस्पर्म जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और फंजाई जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस सब में आपका सेंट्रियोल्स नहीं पाया जाता है। उसके बाद हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, जब सेल डिवीजन की आप बात करें तो सेल डिवीजन में मेटाफेज और प्रोफेज जो होता है उसमें आपका स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। तो जो स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है वो आपके सेंट्रियोल के हेल्प से होता है। उसके बाद ऑल्सो हेल्प इन इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, तो जो आपका सेंट्रियोल होता है जैसे कि जो सेल डिवीजन को चालू करने में भी उसमें हेल्प करता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस। तो जैसे कि आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल के अगर हम लोग डिफरेंस के बारे में बात करें तो उसमें डिफरेंस देखिए ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया है तो किसी ना किसी वे में किसी ना किसी मैनर में डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो जो आपका प्लांट सेल होता है, अगर पहला पॉइंट देखें तो प्लांट सेल आपका लार्ज होता है एज कंपैरिजन टू एनिमल सेल, और अगर वही एनिमल सेल होता है तो वो स्मॉल होता है। अब अगर आप प्लांट सेल के आउटर कवरिंग की बात करें तो प्लांट सेल का आउटर कवरिंग होता है सेल वॉल। बेसिकली प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट ही होता है, और अगर एनिमल सेल की सेल आउटर कवरिंग की बात करें तो सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। तो उस कंडीशन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो एनिमल सेल का आउटर कवरिंग होता है, और आउटर कवरिंग का काम क्या होता है, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और जैसे किसी भी बाहर से जो मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं तो उसके ट्रांसपोर्ट को सेलेक्टिवली, जैसे कि जब आप अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े होंगे तो उसका एक काम होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन उसको कहते हैं। तो जो आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल, वो किसी भी मॉलिक्यूल्स को इन और आउट करने में हेल्प करती है। तीसरा पॉइंट आपका है न्यूक्लियस ऑन द साइड, न्यूक्लियस एट द सेंटर। जो आपका प्लांट सेल होता है उसमें जो आपका न्यूक्लियस होता है ना वो साइड में प्रेजेंट होता है, अगर वही एनिमल सेल की बात करें तो जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पे प्रेजेंट होता है। चौथा पॉइंट आपका कि अगर किसी एक प्लांट सेल की बात करिए तो एक प्लांट सेल में आपका कितना एक ही वैक्यूल होगा। अगर आप वही एनिमल सेल की बात करेंगे तो एक एनिमल सेल में आप एक से ज्यादा वैक्यूल भी पा सकते हैं, मतलब कि जो एक एनिमल सेल होगा वो एक से ज्यादा वैक्यूल से मिलकर बना होगा। अब पांचवा पॉइंट आपका है सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स, कैन नॉट सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स। जो आपका प्लांट सेल होता है वो न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज करता है, और अगर आप वही एनिमल सेल की बात करें तो वो न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज नहीं करता है। आपका 6 पॉइंट है लाइसोसोम्स आर रेयर, लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट। तो जो आपका प्लांट सेल होता है उसमें जो लाइसोसोम का मतलब होने का वो होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ही कम प्लांट सेल में आपका लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। और अगर आप वही एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल में आपका लाइसोसोम प्रेजेंट होता है हर एनिमल सेल में। उसके बाद सेंट्रियोल एब्सेंट, सेंट्रियोल प्रेजेंट। जो आपका प्लांट सेल होता है उसमें आपका सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, और अगर वही एनिमल सेल की बात करें तो उसमें सेंट्रियोल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद रेगुलर एंड फिक्स शेप और राउंड इन शेप बट कैन चेंज। बेसिकली अगर आप लोग शेप की बात करेंगे तो जो प्लांट सेल होता है उसका शेप जो होता है वो रेगुलर होता है और फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। और अगर आप वही एनिमल सेल की बात करें तो वो राउंड शेप में तो होता है लेकिन कंडीशन के हिसाब से वो शेप अपना चेंज भी कर सकता है। और लास्ट पॉइंट ईआर इज प्रेजेंट, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो आपका प्लांट सेल होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें होता है, और अगर आप वही एनिमल सेल की बात करेंगे तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। सो दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।